प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन अर्थात वित्त से संबंधित कार्य और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। वित्तीय प्रशासन से संबंधित कार्य और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, वित्त से संबंधित मामलों का प्रबंध करना, ये सारी चीज़ें वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। वित्तीय प्रशासन का आशय, भावार्थ या तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो प्रशासनिक कार्यों हेतु धन के एकत्रण अर्थात धन को एकत्रित करना, बजट निर्माण तथा निष्पादन एवं वित्तीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है। सामान्यतः वित्तीय प्रशासन को 6 भागों में बांटा जा सकता है। बजट तैयार करना, जिसमें आय एवं व्यय का अनुमान हो। इस आय व्यय के जो अनुमान हैं, इन अनुमानों को विधानमंडल से स्वीकृत कराना। स्वीकृति अनुसार कर एकत्रित करना तथा व्यय करना। राजकोषीय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु धन की सुरक्षा करना एवं धन निकालने की कार्रवाई करना। नियमानुसार लेखे संधारित करना तथा लेखा परीक्षण करना। मितव्ययता, कार्यकुशलता तथा वित्तीय प्रबंध के क्रम में नवाचार करना, ये गतिविधियां वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। वित्त क्या होता है? वित्त आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में वित्त रक्त या ईंधन की भूमिका निर्वाहित करता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त का जैसे प्रवाह होता है, अगर हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं हो, रक्त नहीं बहे, तो हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं वो हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से ही प्रवाहित होती है, उसका प्रवाह नहीं होगा। या फिर जैसे कोई वाहन है, व्हीकल है, उसमें जो ईंधन की भूमिका होती है, तो रक्त या ईंधन की तरह वित्त की भूमिका प्रशासन की गतिविधियों में होती है। अगर वित्त ना हो, पैसा ना हो, तो प्रशासन ने अपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, अपने लिए जो कार्य निर्धारित कर रखे हैं, उसको जो कार्य करने हैं उनको वो कर नहीं पाएगा। लॉयड जॉर्ज ने कहा है, जिसे शासन कहते हैं वह वास्तव में वित्त ही है। शासन की प्रत्येक गतिविधि, कार्यक्रम, योजना तथा प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान शासन व्यवस्थाओं के समक्ष वित्तीय संसाधनों का प्रबंध सबसे जटिल कार्य है। वित्तीय स्रोतों के अभाव में शासकीय कार्य ठप्प पड़ जाते हैं, जबकि वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि करना अत्यंत दुष्कर होता है। करों के आरोपण से धन एकत्रित किया जाता है, किंतु करों में किंचित मात्र वृद्धि भी आम जनता में रोष पैदा कर देती है। भारत में वित्तीय प्रशासन से संबद्ध अंग। राष्ट्रपति सरकार का वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत कराता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद बजट का अंतिम प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुत करते हैं और उसे स्वीकृत कराते हैं। व्यवस्थापिका सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को बहस के पश्चात स्वीकृति देती है। वित्त मंत्रालय सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त बजटीय अनुमानों को अंतिम रूप देना, स्वीकृति के पश्चात क्रियान्वयन एवं नियंत्रण और आय के साधन जुटाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय लेन देन की नीति एवं दिशा निर्देश जारी करना। वित्त आयोग केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, ऋण तथा करों के बंटवारे पर अनुशंसा करना। विश्व बैंक प्रदत्त वित्तीय सहायता के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी करता है, जिनकी अनुपालना भारत सरकार को करनी होती है। वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक समूह बजट, वित्तीय, औद्योगिक तथा व्यापार की नीति बनाते समय सरकार को परामर्श देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी व्यय पर अंकेक्षण के माध्यम से नियंत्रण रखना। संसदीय समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति इत्यादि समितियां सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श देती हैं। तो ये वित्तीय प्रशासन से संबंधित अंग हैं। जब बजट बनता है तो इनमें इनकी क्या क्या भूमिका होती है वो इस स्लाइड में
बताया गया है। भारत में बजट के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था, कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता है, ना ही वसूला जा सकता है। सरकारी निधियों से व्यय केवल संविधान में उल्लिखित विधियों से ही किया जा सकता है। निधि अर्थात जो फंड हैं, सरकार ने जो फंड बना रखे हैं, उनसे जो व्यय होगा वो उल्लेखित विधियों से, जो संविधान में उल्लेख किया गया है जिन विधियों का, उनसे ही किया जा सकता है। केंद्र के संबंध में संसद द्वारा और राज्यों के संबंध में राज्य विधानमंडलों के द्वारा निर्धारित पद्धति से ही कार्यकारी अधिकारी सरकारी धन व्यय कर सकते हैं। बजट अनुमानों से संबंधित प्रत्येक माह मुख्य कार्यपालन अनुशंसा से ही किया जाए। कोई भी व्यय प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। व्यवस्थापिका को किसी कर को कम करने या समाप्त करने का अधिकार है, किंतु वह नया कर लगाने या वृद्धि करने का अधिकार नहीं रखती। भारत की संचित निधि से संबंधित भारत व्यय, इन पर संसद में बहस तो हो सकती है, किंतु मतदान नहीं किया जा सकता। विनियोग विधेयक पर संसद की ओर से कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनुदान का उद्देश्य या किसी व्यय राशि में परिवर्तन हो जाए। वित्त विधेयक तथा धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। दोनों विधेयक पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन में लौटाने को बाध्य होती है। संघ सरकार की प्राप्ति एवं संवितरण की निधियां, अर्थात संघ सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और किन निधियों से पैसा वितरित किया जाता है, कहाँ संरक्षित रहता है पैसा। पहली निधि है भारत की संचित निधि। इसमें केंद्र सरकार का समस्त राजस्व अर्थात आय, लिए गए ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि प्राप्त होती है। इस निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि संसद के अधिनियम से उसका अधिकार ना मिले। भारत की लोक लेखा निधि, यह दूसरी निधि है। इसमें जमा राशियाँ, सेवा निधियाँ और प्रेषित राशियाँ सम्मिलित होती हैं और उनका भुगतान करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। भारत की आकस्मिक निधि, इसमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन रहता है। ऐसे व्यय जिनकी वार्षिक विनियोग अधिनियम में व्यापक व्यवस्था नहीं की जाती, वे इस निधि से लिए जाते हैं। कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसके लिए सरकार ने पहले से प्रावधान नहीं किया है, तो ऐसे खर्चों को आकस्मिक निधि से पूरा किया जाता है। केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत, कर राजस्व स्रोत अर्थात ऐसे स्रोत जहां कर लगाकर आय प्राप्त की जाती है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर। गैर कर राजस्व स्रोत, ब्याज की प्राप्तियां और लाभांश। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बोझते या बोजट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। यह शब्द सर्वप्रथम सन 1733 में इंग्लैंड की संसद में व्यंग्य स्वरूप बोला गया था, जो आज विश्व भर में प्रचलित हो गया है। उस समय जब वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपनी वित्तीय योजना संसद में प्रस्तुत की, तो एक सदस्य ने व्यंग्य में कहा, वित्त मंत्री ने अपना बजट अर्थात चमड़े का थैला खोला है। इससे भी पहले मध्यकाल में इंग्लैंड में बजट के दस्तावेज कयामत पुस्तक, डोम्सडे बुक कहलाते थे। सम्राट विलियम ने इनका प्रचलन जारी किया था। 1086 में इन दस्तावेजों में भूमि और संपत्ति का विवरण होता था। बजट की परिभाषा, बजट एक ऐसा परिपत्र होता है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, किन किन तरीकों से सरकार को आय होगी और किन किन कार्यों में सरकार पैसा व्यय करेगी। इसका एक परिपत्र होता है बजट। बजट प्रक्रिया, बजट प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं। पहला भाग बजट का निर्माण करना, दूसरा भाग बजट की स्वीकृति और तीसरा बजट का क्रियान्वयन।
तीनों भागों के फिर अलग अलग भाग होते हैं। जैसे बजट का निर्माण है, तो बजट का निर्माण में बजट के निर्माण के लिए पहले बजट के अनुमान तैयार किए जाते हैं, फिर बजट अनुमानों को एकीकृत किया जाता है और मंत्रिपरिषद द्वारा इन अनुमानों को स्वीकृत कराया जाता है। बजट की स्वीकृति, इसके भी 5 चरण हैं। बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत करना, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। बजट का क्रियान्वयन, इसके 3 चरण हैं। वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण करना, एकत्रित कोषों का संरक्षण तथा वितरण, लेखा संधारण। अब बजट प्रक्रिया के एक एक बिंदु का हम अध्ययन करते हैं। बजट के अनुमान तैयार करना। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों तथा विभागों को आगामी वर्ष का बजट तैयार करने हेतु एक प्रपत्र भेजता है। इसके पश्चात मंत्रालयों के कार्यकारी विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों के पास सितंबर माह में बजट के अनुमान तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र भिजवाते हैं। प्रत्येक कार्यालय की लेखा शाखा बजट मैनुअल में दिए गए नियमों के अनुसार अपनी अपनी इकाई के आय व्यय आंकड़े एकत्रित करते हैं और प्रपत्रों में भरते हैं। यह प्रपत्र योजना और गैर योजना दोनों मदों के लिए पृथक पृथक तैयार किए जाते हैं। एकीकृत रूप से आय व्यय अनुमानों को वर्णित करके कार्यालय अध्यक्ष इसे अपने विभागाध्यक्ष के पास प्रेषित कर देते हैं और विभागाध्यक्ष अपने सभी कार्यालयों के बजट अनुमानों को सामूहिक रूप से संकलित करके अपने प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें वहाँ से वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा बजट तैयार करने का प्रपत्र। जिस प्रपत्र में बजट तैयार किया जाता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। विनियोग के शीर्षक तथा उपशीर्षक। विनियोग यानी खर्चा करना, पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, तो उस मद का नाम, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान और आगामी वर्ष के बजट अनुमान। फिर वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष में अगर कोई घटित बढ़त हो तो उसका विवरण। यह एक प्रपत्र होता है जिसमें विभागाध्यक्ष बजट अनुमान तैयार करते हैं। बजट अनुमानों को एकीकृत करना। नवंबर माह में सभी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों को वित्त मंत्रालय सूक्ष्मता से परीक्षित करता है। बजट अनुमानों के परीक्षण के समय मितव्ययता, सरकार के नीति नियम तथा कार्यकुशलता को ध्यान में रखा जाता है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय से भी सहायता प्राप्त की जाती है। सभी विभागों के बजट अनुमानों को 3 भागों में विभक्त कर लिया जाता है। पहला, स्थायी प्रभार या स्थायी व्यय या गैर आयोजना व्यय। ये ऐसे व्यय होते हैं जो होने ही होते हैं, जैसे वेतन, भत्ते, कार्यालय का व्यय आदि। ये 2 प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। राजस्व व्यय में ब्याज का भुगतान, बड़ी सब्सिडियां, किसानों को ऋण राहत, सामाजिक सेवाएं, राज्य सरकार तथा विदेशी सरकारों को अनुदान। पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक उद्योगों को ऋण। परिवर्तित कार्यक्रम या योजना, ये इसके अंतर्गत निरंतर वर्ष दर वर्ष जारी योजनाओं का व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग प्रचलित योजनाओं की प्रगति और उपायदेयता का समय समय पर मूल्यांकन करता है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण भी करता है। तीसरे जो व्यय होते हैं वो नए कार्यक्रम होते हैं। इस भाग में सरकार के प्रस्तावित नए कार्यक्रमों के अनुमानित व्यय का आकलन किया जाता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग अन्य विशेषज्ञ से परामर्श करता है, क्योंकि नए कार्यक्रम सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाते हैं, अतः सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक हो जाता है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट अनुमानों के प्रत्येक भाग एवं मद पर मंत्रिपरिषद में चर्चा होती है। वित्त मंत्री बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रारंभ से ही संलग्न रहा होता है,
इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वह अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। संसद में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व उसे 2 विवरण पत्रों में व्यक्त किया जाता है। पहला वार्षिक वित्तीय विवरण, दूसरा अनुदान की मांग। तो ये बजट निर्माण के 3 चरण थे। अब बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण, ये बजट की स्वीकृति के चरण हैं। बजट प्रस्तुति के समय वित्त मंत्री बजट भाषण देता है। बजट भाषण के प्रथम भाग में देश का सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा होता है। दूसरे भाग में आगामी वित्त वर्ष के कराधान प्रस्ताव होते हैं। लोकसभा में बजट भाषण समाप्त होने पर उसकी एक प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। इसके तुरंत पश्चात वित्त मंत्री द्वारा करों के प्रस्ताव से संबंधित वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। इस दिन बिना कोई चर्चा किए सदन स्थगित कर दिया जाता है। बजट पर सामान्य चर्चा। बजट प्रस्तुत होने के 1-2 दिन पश्चात दोनों सदनों में बजट के प्रावधानों, नीतियों तथा पूर्व के व्ययों पर सामान्य चर्चा होती है, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और ना ही मतदान हो सकता है। बजट पर चर्चा में प्राय 2-3 दिन से 1 सप्ताह तक का समय लग जाता है। अंत में वित्त मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर भी देता है। अनुदान मांगों पर चर्चा। लोकसभा का अध्यक्ष सदन के नेता से विचार विमर्श करके एक अवधि निश्चित करता है। वो अवधि इसलिए निश्चित की जाती है कि अनुदान मांगों पर कितने समय में विचार विमर्श हो जाना चाहिए। यह अवधि सामान्यतः 26 दिन रहती है। प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगें क्रमशः एक प्रस्ताव के रूप में लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। भारत में इस प्रकार के 103 लोक विभाग, 6 रक्षा से संबंधित अनुदान मांग प्रस्ताव लोकसभा में रखे जाते हैं। रेल बजट में 23 अनुदान मांग होती हैं। लोकसभा ब्यौरेवार प्रत्येक व्यय पर चर्चा करती है और विपक्षी सदस्य इस समय बजट की तीखी आलोचना करते हैं। कटौती प्रस्ताव। जब अनुदान मांगों पर चर्चा होती है तब ये 3 प्रस्ताव हैं जो कटौती के प्रस्ताव हैं, ये लाए जा सकते हैं। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव। किसी अनुदान मांग के पीछे निहित सरकारी नीति को अस्वीकृत कराने की अनुशंसा के उद्देश्य से ये मांग की जाती है कि इसमें मांग की धनराशि को घटाकर केवल 1 रुपये तक लाने का प्रस्ताव होता है तथा नीति संबंधी मुद्दों की समीक्षात्मक आलोचना करते हुए वैकल्पिक नीति की प्रतिस्थापना करने का प्रयास किया जाता है। मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव। सरकारी व्यय में धन के संभावित दुरुपयोग की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु यह मांग की जाती है कि अनुदान में विशिष्ट धनराशि कम कर देनी चाहिए। यह प्रस्ताव किसी मांग, किसी विशेष मद में कमी, उसकी पूर्ण समाप्ति या संपूर्ण अनुदान में से एकमुश्त धनराशि कम करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये जो प्रस्ताव है। प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। किसी विशेष समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संबंधित अनुदान में से ₹100 या ₹100 की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है तो यह प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव कहलाता है। अनुदान मांगों पर चर्चा होने के बाद उन पर मतदान लिया जाता है। अनुदान मांगों पर मतदान। अनुदान मांगों पर 26 दिन तक चर्चा के पश्चात निर्धारित दिन अर्थात जो 26वां दिन होता है उस दिन साय 5 बजे मतदान का कार्य आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगें गुजरती हैं, किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारित अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पर मतदान हो जाता है। अर्थात 26 दिन का जो समय निर्धारित किया जाता है अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए, कई बार ऐसा होता है कि सभी विभागों की मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई है वो भी मांगें और जिन पर चर्चा हो गई वो मांगें, दोनों प्रकार की मांगें, चाहे उन पर चर्चा हुई है चाहे नहीं हुई है, वो मतदान के लिए प्रस्तुत कर दी जाती हैं। वो उन पर भी मतदान उस दिन हो जाता है। किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारित अंतिम दिन शेष बची मांगों पर भी मतदान हो जाता है, चाहे उस विभाग की अनुदान मांग पर बहस हुई हो या ना हुई हो। इसे गिलोटिन या मुखबंद प्रक्रिया कहा जाता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए, कौन सी समस्या कि बिना चर्चा के अनुदान मांगों पर मतदान हो जाना, इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भारत में 1993 से समिति व्यवस्था शुरू की गई।
जिसमें 17 विभागीय स्थायी समितियां बनाई गईं। सन 2004 में इन समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। प्रत्येक समिति में 21 लोकसभा सदस्य तथा 10 राज्यसभा सदस्य लिए जाते हैं। यह सदस्य 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। 16 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा से तथा 8 के राज्यसभा से होते हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य विभागों की अनुदान मांगों पर विचार कर सदन को प्रतिवेदन देना है। समिति व्यवस्था के अंतर्गत अब रेल बजट एवं आम बजट 2 सत्र में होता है। प्रथम सत्र में बजट प्रस्तुत करके 2-3 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है, जिसमें समितियां विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर बैठक कर विचार विमर्श कर लेती हैं, ताकि सदन को अधिक बहस ना करनी पड़े या कोई मांग बिना बहस के पारित ना हो। विनियोग विधेयक, अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के बाद में विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110(1) दा के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि बिना विधि द्वारा विनियोजन के नहीं निकाली जा सकती। अतः सभी अनुदान मांगों पर मतदान हो जाने के पश्चात संपूर्ण व्यय अनुमानों को विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में स्वीकृत होने पर इसे राज्यसभा को भेजा जाता है और राज्यसभा की स्वीकृति के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वित्त विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार बिना कानूनी प्राधिकार के ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है। अतः व्यय करने के लिए आवश्यक धनराशि नए कर लगाकर या पुराने करों की दरों में वृद्धि करके जुटाई जाती है। करों को बढ़ाने तथा नए कर लगाने संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। करों से संबंधित प्रस्ताव वित्त विधेयक कहलाते हैं, जो लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। वित्त विधेयक में बहस करने के समय कर घटाने के कटौती प्रस्ताव कई बार सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। लोकसभा में स्वीकृत होकर वित्त विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है, जो 14 दिन के अंदर लौटाने को बाध्य होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह अधिनियम का रूप ले लेता है तथा सरकार को राजस्व वसूलने का या कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेखानुदान, संविधान के अनुच्छेद 116(1) में प्रावधान है कि संसद बजट प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर व्यय करने की अनुमति प्रदान कर सकती है और इसी स्वीकृति को ही लेखानुदान कहा जाता है कि भाई तब तक बजट प्रक्रिया पूरी हो तो सरकार, अगर बजट जैसे 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है और नई साल का जो बजट है उस पर संसद ने बहस पूरी नहीं की है, संसद की स्वीकृति उस पर प्राप्त नहीं हुई है, तो 1 अप्रैल को सरकार पैसा कहाँ से खर्च करेगी? सारे कार्य रुक जाएंगे, क्योंकि प्रशासन ही वित्त है, वित्त ही प्रशासन है, वित्त प्रशासन का रक्त है, ईंधन है। तो ऐसी दुविधाओं से बचने के लिए संसद 2 माह के लिए अग्रिम राशि दे देती है कि भाई बजट स्वीकृत हो तब तक इससे आप काम चलाइए। यह लेखानुदान लोकसभा द्वारा अनुमानित बजट के 6ठे भाग के बराबर स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक की स्वीकृति में समय लगता है। लेखानुदान पारित होने पर बजट की जो स्वीकृति है वो 1 अप्रैल के पश्चात भी हो सकती है। लेखानुदान विनियोग विधेयक के रूप में पारित होता है। विनियोग विधेयक के रूप में अर्थात जैसे विनियोग विधेयक में कोई ऐसा कि जो व्यय राशियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि भाई उसका स्वरूप ही बदल जाए, इसी प्रकार लेखानुदान में भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुपूरक अनुदान, लोकसभा को यह शक्ति है, पावर, कि वह किसी सेवा पर चालू वर्ष में स्वीकृत राशि अपर्याप्त रहने पर अनुपूरक अनुदान स्वीकृत कर सकती है, जो विनियोग विधेयक की भांति पारित होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने पर प्रस्तुत होने वाले बजट में पूर्ववर्ती वर्ष की अनुपूरक अनुमान मांगें भी प्रस्तुत होती हैं।
अग्रिम अनुदान विषम परिस्थितियों में बिना व्यय अनुमान तैयार किए ही अग्रिम अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। भारत की संचित निधि पर भारत व्यय, ऐसे कौन कौन से व्यय हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति की प्रलब्धियां एवं भत्ते, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्ति वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति वेतन, किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिए अपेक्षित कोई राशि, संविधान द्वारा या संसद द्वारा भारित किया गया कोई अन्य व्यय, ऐसे व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उन पर संसद में बहस तो की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता। धन विधेयक और वित्त विधेयक। भारत के संविधान में अनुच्छेद 110(1) में निम्न विषयों से संबंधित किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित किया गया है। जैसे किसी कर का आरोपण यानी किसी कर को आरोपित करना, उसको समाप्त करना या फिर उसमें कमी करना, परिवर्तन करना या विनियमन करना, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन करना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, उसमें धन डालना या निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक लेखा यानी लोक लेखा निधि से धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा, उपर्युक्त से संबंधित किसी विषय में कोई आनुषांगिक विषय उपबंधित करना, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष में निहित होती है। अनुच्छेद 110(3) में ये प्रावधान है। और ऐसे विधेयक जब राज्यसभा में अनुच्छेद 109 तथा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत भेजे जाते हैं तब प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। उपर्युक्त वर्णित अनुच्छेद 110(1) के विभिन्न विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। जो भी ऊपर 6 बिंदु दिए हैं इनसे संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। किंतु जब इनमें इन विषयों के अतिरिक्त अन्य कानूनी प्रावधान भी जोड़ दिए जाते हैं तो वह वित्त विधेयक कहलाते हैं। वित्त विधेयक सामान्यतः करारोपण से संबंधित होते हैं जिसे सीधे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोनों विधेयक अर्थात धन विधेयक और वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं और दोनों के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अब बजट प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है बजट का क्रियान्वयन, और उसमें पहला चरण होता है वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। किसी भी संगठन में व्यय करने से पूर्व आय का होना प्राथमिक आवश्यकता है। सरकार को विभिन्न करों, शुल्कों, ऋणों के माध्यम से राजस्व एकत्र करना होता है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग तथा उसके अन्य उपकरण जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड इत्यादि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों को एकत्र करवाने हेतु निर्देश एवं नियम प्रतिपादित करते हैं। भारत सरकार के आय अनुमानों में लगभग 1/3 राशि आंतरिक एवं विदेशी उधार से आती है। इसी तरह 2/3 आय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, निगम कर, गैर पूंजी प्राप्तियों, कर भिन्न राजस्व आदि से प्राप्त होती है। एकत्रित कोषों का संरक्षण तथा वितरण। सरकार के नाम से एकत्रित समस्त शुल्क, कर तथा अन्य प्राप्तियां राजकोष में जमा होती हैं। भारत में राजकोष के माध्यम से ही सरकारी धन का लेन देन होता है।
राजकोष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके सहायक बैंकों के माध्यम से लेन देन करते हैं। राजकोष की व्यवस्था संचालन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सहायता प्रदान करता है। और राजकोष के जो दायित्व होते हैं वो 3 मुख्य दायित्व होते हैं। वित्तीय साधनों के गठन या अनियमितता पर नियंत्रण रखना, वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक तथा त्वरित रूप से संचालित करना, सरकारी आय व्यय के लेखे नियंत्रित करना। धन निकालने के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक या अधिक प्राधिकृत अधिकारी होते हैं जिन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होती हैं। विधानमंडल में स्वीकृत बजट अनुमानों की सूचना वित्त मंत्रालय से संबंधित विभाग तक तथा विभागाध्यक्ष से कार्यालय अध्यक्ष तक आ जाती है। अतः राजकोष से धन उसी मद में प्राप्त होता है जो नियम अनुसार स्वीकृत होता है। राजकोष में प्रतिदिन चालान के माध्यम से धन जमा होता है तथा स्वीकृत बिलों के माध्यम से धन निकाला जाता है। इस प्रकार राजकोष में आय एवं व्यय के 2 लेखे रहते हैं जिन्हें निश्चित अवधि में राज्य के महालेखापाल के पास भिजवाया जाता है। राजकोष से धन निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें। राजकोष अर्थात जिसको ट्रेजरी बोलते हैं, उसमें ट्रेजरी ऑफिसर बैठता है, आहरण वितरण अधिकारी तथा संबंधित विभाग का लेखा अधिकारी। ये निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या यह भुगतान बजट प्रावधानों तथा स्वीकृति के अनुरूप है? क्या इससे संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं? क्या भुगतान की मांग उचित है? क्या भुगतान के लिए लेखे की समुचित व्यवस्था है? राजकोषीय व्यवस्था के कारण धन के अपव्यय तथा गबन पर एक सीमा तक नियंत्रण रहता है, क्योंकि निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाएं लचीली नहीं होती। अनियमित या अवैध भुगतान की मांग राजकोष द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है। लेखा संधारण, जो खर्च किया गया है राजकोष में, जैसे पैसा एकत्रित करना, एकत्रित कोष का संरक्षण करना या फिर उसका वितरण करना, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय का यह दायित्व है कि वह समस्त वित्तीय लेन देन का हिसाब किताब रखे तथा लेखे संधारित करे। लेखे यानी लिखना, लेखन करना। उप राजकोष समस्त लेखे राजकोष को, अर्थात उप राजकोष ने जो लिखा है उनको वह राजकोष को भेजता है और राजकोष इन्हें राज्य के महालेखापाल के पास भिजवा देता है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र के विभागों द्वारा किए जा रहे व्यय पर नियंत्रण रहता है। लेखांकन के समस्त नियम भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा बनाए जाते हैं। लेखा संधारण का कार्य प्रथमतः संबंधित कार्यालय द्वारा, द्वितीयतः राजकोष द्वारा और इसके पश्चात महालेखापाल के कार्यालय में रखा जाता है। लेखा संधारण में व्यय शीर्षों को छोटे शीर्ष तथा बड़े शीर्ष में विभक्त किया जाता है। सरकारी अभिलेखों का परीक्षण भी किया जाता है, अर्थात ऑडिट भी की जाती है। इस प्रकार आज हमने वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत बजट के जो विभिन्न चरण हैं, बजट प्रक्रिया है, जैसे बजट का निर्माण, बजट की स्वीकृति, बजट का क्रियान्वयन, इसके बारे में अध्ययन किया। बजट की संकल्पना के बारे में अध्ययन किया कि बजट शब्द कहाँ से आया। वित्तीय प्रशासन से संबंधित अंग कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी अध्ययन किया। वित्तीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा जाता है, इस बारे में भी अध्ययन किया। और वित्त की प्रशासन में क्या भूमिका होती है, वित्त का महत्व क्यों है, इस बारे में भी आज हमने इसमें अध्ययन किया। धन्यवाद।